Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes, we had completed almost 30 topics in this child development and pedagogy series. So in this video, I am going to discuss with you the concept of assessment. अब assessment में हम देखेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं। ये हमें डाटा कलेक्ट करके देता है और हमें बताता है कि बच्चा जो है इस तरह से प्रोग्रेस कर सकता है। और हम बात करेंगे नेचर ऑफ असेसमेंट की, फंक्शन ऑफ असेसमेंट एंड द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर सीटेट पर्पस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं असेसमेंट का मीनिंग। तो असेसमेंट क्या है? देखो, असेसमेंट ही हमें बताता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या परेशानी आ रही है बच्चों को सीखने में। ये हमें गैप्स का पता लगाता है, डाटा कलेक्ट करके देता है कि बच्चा जो है यहाँ परेशानी आ रही है, इस परेशानी को कैसे ओवरकम करके बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमें असेसमेंट बताता है। द वर्ड assess comes from Latin word assidiare, which means to sit with. Literally then to assess means to sit beside the learner. ये जो वर्ड है, असेसमेंट जो वर्ड है, असेस जो शब्द है, लैटिन भाषा के एसिडियर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू सिट विद। किसके साथ बैठना? ऑफ कोर्स लर्नर के साथ, स्टूडेंट के साथ। अब स्टूडेंट के साथ बैठकर उसके प्रॉब्लम को देखना कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और इस प्रॉब्लम का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। It is a systematic process by which we assess the performance of students through test. ये एक systematic process होती है जिस वजह से हम बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं with the help of test. हम बच्चे के टेस्ट लेते हैं, हम बच्चे के MCQs का टेस्ट लेते हैं, MCQs की हेल्प से टेस्ट लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप की हेल्प से बच्चों का टेस्ट लेते हैं। तो इनकी वजह से हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि बच्चों ने क्या जाना, कितना सीखा है। तो कहने का मतलब है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। कहने का मतलब है ये एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि पूरा प्लानिंग के तरीके से चलती है। कलेक्ट करते हैं हम डाटा को, एनालाइज करते हैं, फिर रिपोर्ट भी बनाते हैं। कैसे? अगर आपने बच्चों को असेस करना है तो हमने पूरी प्लानिंग के साथ बच्चे को असेस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चैप्टर फोर्स का पढ़ा रहे हो और आप बच्चे को असेस कर रहे हो प्रेशर का कोई टॉपिक के साथ। तो जिस टॉपिक को आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, मेक श्योर कि आप उसी टॉपिक के रिगार्डिंग बच्चों को असेस करो, बच्चे को क्वेश्चन पुट करो, बच्चे का टेस्ट उसी के रिगार्डिंग लो। तो पूरी प्लानिंग के साथ आप इस प्रोसेस को करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो। आपने जो है क्वेश्चन पुट कर लिए, अब टेस्ट लेना है आपने बच्चों को। अब उस टेस्ट के आप कलेक्ट करोगे कि बच्चों ने कितना जाना है, फिर एनालाइज करोगे, पूरा विश्लेषण करोगे, फिर उसकी रिपोर्ट बनाओगे कि बच्चे ने इतना जाना है, इतना समझा है। तो कहने का मतलब है ये पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो इंक्लूड करती है प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग जैसे एस्पेक्ट को। फिर आता है असेसमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड टेस्टिंग। कि असेसमेंट जो है अपने आप में टेस्टिंग को इंक्लूड करता है कि असेसमेंट में हम बच्चों को टेस्ट करवाते हैं। ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट ऑल द असेसमेंट्स आर नॉट टेस्ट। कहने का मतलब है सारे जितने भी टेस्ट होते हैं आप उनको असेसमेंट का नाम दे सकते हो। आप टेस्ट ले रहे हो MCQs के थ्रू, आप टेस्ट ले रहे हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, आप जो है बच्चों को असेस कर रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप से। कहने का मतलब है जितने तरीके के भी आप टेस्ट लेते हो उनको आप असेसमेंट का नाम दे सकते हो, लेकिन सारे जितने भी असेसमेंट होते हो आप उनको टेस्ट नहीं कह सकते हो। कैसे? असेसमेंट आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी तो कर सकते हो। ऑब्जर्व कर रहे हो, आप किसी को पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो। तो कहने का मतलब है इनको आप टेस्ट का नाम नहीं दोगे, ये टेस्ट नहीं है। लेकिन जितने भी टेस्ट है आप उनको असेसमेंट का नाम दे सकते हो। दैट्स वाई वी कैन कॉल्ड कि ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट ऑल असेसमेंट्स आर नॉट टेस्ट। फिर है असेसमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आप कुछ याद करो ना करो, इसको समझो अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा टॉपिक। Assessment is the process of gathering, analyzing information to develop a deep understanding of what students know, understand and can do with their knowledge as a result of their educational experience. कि assessment एक ऐसी systematic process है जहाँ पर हम बच्चे के रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट करते हैं, बच्चे की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, सो दैट कि हम जान पाए कि बच्चा कितना जानता है,
कितना समझता है और क्या वो कर सकता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। कहने का मतलब है असेसमेंट की वजह से हम बच्चों के बारे में जानते हैं कि बच्चा क्या जानता है, कितना समझता है और क्या कर सकता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये बात थी, ये कॉन्सेप्ट है आपके असेसमेंट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेचर ऑफ असेसमेंट की। Assessment plays a constant role in informing instruction, guiding the student next steps and checking progress and achievements. अब assessment क्या रोल प्ले करता है, मतलब नेचर ऑफ असेसमेंट में हम देखेंगे कि इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो यूजफुल फॉर द टीचर, जिसको पता चलता है कि कैसे उसने अपने टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव करना है अगर बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं असेसमेंट प्लेज अ कॉन्स्टेंट रोल इन इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन, कि एक टीचर जो एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है वो किसकी वजह से कर रहा है, असेसमेंट की वजह से ही एक टीचर अपनी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा है सो दैट कि उसकी टीचिंग लर्निंग जो स्टाइल है वो इम्प्रूव हो सके। ये गाइड करता है स्टूडेंट्स को कि आप किस तरह से अपनी जो अचीवमेंट है उसमें प्रोग्रेस ला सकते हो। प्रोग्रेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये प्रोवाइड करती है कि आप जो है बच्चे को अच्छे से क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ असेसमेंट, क्योंकि आप बच्चे के टेस्ट लेंगे, बार बार टेस्ट लेंगे, तो उन टेस्ट के थ्रू आप बच्चे को जान पाएंगे कि बच्चा क्या जानता है, क्या समझता है और क्या कर सकता है। कैप्चरिंग स्टूडेंट्स टाइम एंड अटेंशन, असेसमेंट की वजह से एक बच्चे का ध्यान हम आकर्षित कर सकते हैं, एक बच्चे का जो टाइम है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे, अब आप बच्चों को टेस्ट देते हो कि आपने जो है कल के लिए ये पढ़कर आना है, तो कल के लिए बच्चा वो पढ़कर आएगा और आप जो है पढ़ाते पढ़ाते अगर बच्चों से क्वेश्चन पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों का ध्यान वहीं पे लगा रहेगा कि मुझे किसी भी वक्त जो है टीचर जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ असेसमेंट, चाहे फिर वो टेस्ट लेकर हो चाहे ऑब्जर्व करके हो। तो हम जो है बच्चों का अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चे का ध्यान आकर्षित करते हैं। इट गिव्स स्टूडेंट्स अ मेजर ऑफ देयर प्रोग्रेस एंड एज अ लर्नर, कि बच्चों की प्रोग्रेस को चेक करता है। टीचर शुड यूज अ वाइड रेंज ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स टू चेक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड फैसिलिटेट देयर फ्यूचर लर्निंग, कि टीचर को भी मतलब ये जब हम असेसमेंट करते हैं तो जिन टेक्निक और टूल का यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमें स्टूडेंट की प्रोग्रेस के साथ साथ हमें टीचर की प्रोग्रेस भी पता चलती है कि टीचर कितना बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कितने अपनी लर्निंग स्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं, टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर बच्चा वेल परफॉर्म नहीं करेगा, अपने सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो इससे कहीं ना कहीं टीचर को भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे मेथड में ही प्रॉब्लम हो, तो वो अपने मेथड को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो असेसमेंट है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से एक टीचर भी अपनी टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव करता है। can generate marks or grade that can distinguish between students or enable pass fail decision to be made, कि इसकी वजह से ना कि बच्चे की लर्निंग गैप का ही पता चलता है बल्कि हम बच्चे को असेसमेंट की हेल्प से पास और फेल का डिसीजन भी लेने में मतलब ये चीज़ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट की वजह से ही हम बच्चे को पास या फेल डिसीजन करते हैं। जब हम बच्चे के टेस्ट लेंगे, जब हम बच्चे के जो है उसके लर्निंग गैप को चेक करेंगे, तो एट द एंड जब हम बच्चे को इवैल्यूएशन करेंगे तो इवैल्यूएशन में हम बच्चे को ये पास या फेल घोषित करते हैं, वो इसकी वजह से ही पॉसिबल है। कैन इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड टीचर एज वेल, देख लिया है कि टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ आपके टीचर की जो टीचिंग स्टाइल है वो भी इम्प्रूव, वो भी स्ट्रेंथन होती है बाय द हेल्प ऑफ असेसमेंट। अब बात करते हैं असेसमेंट लर्निंग स्टाइल कि किस तरह से जो है ये साइकिल चलता है, जो असेसमेंट का साइकिल है किस तरह से चलता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, टीचर क्या करता है अगर बच्चे को असेस करना है, सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सेट करता है कि मेरे बच्चों को एट द एंड ऑफ द टॉपिक ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव को सेट करता है एक टीचर। उसके बाद मेजर सेलेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, कि बच्चों को आपने जो सिखाया है, आप जो लर्निंग करवा रहे हो, आप उससे जो है टेस्ट के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। आपने क्या कर दिया, सेकंड स्टेप में डाटा को कलेक्ट किया कि बच्चों ने कितना सीखा। अब ये जो डाटा कलेक्शन थी, आप इसको कंपेयर करते हो किसके साथ, लर्निंग आउटकम के साथ, कि जो टीचर ने लर्निंग आउटकम सेट किए थे उनके साथ कंपेयर करते हो आप इस डाटा को।
उसके बाद क्या करते हो, रीडिज़ाइन प्रोग्राम टू इम्प्रूव लर्निंग। आप देखते हो, अगर आपको लगता है कि कंपेयर करके अगर आपको लगता है कि ये जो आउटकम है, ये जो बच्चों ने सीखा है वो कम सीखा है, जितना मुझे सिखाना था उतना नहीं सीखा है, तो उसके लिए आप रीडिज़ाइन करते हो, फिर से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, फिर से लर्निंग ऑब्जेक्टिव को बनाते हो और अपनी टीचिंग जो स्ट्रेटेजी होती है उसको इम्प्रूव करते हो, सो दैट कि बच्चा जो है अब इस बार जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसने सेट किए थे बच्चा उसको अचीव करने के लिए एबल हो सके, इसलिए जो है दूसरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सेट करता है और अपनी टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव करता है। इस तरह से चलता है आपका असेसमेंट लर्निंग साइकिल। तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ असेसमेंट की। अब इसका काम क्या है, कार्य क्या है आकलन के। देखो कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर है, तो इसका काम क्या है, बच्चे की गैप्स का पता लगाना कि बच्चा कहाँ सीख पा रहा है, कहाँ कितना सीख पा रहा है, कहाँ परेशानी आ रही है सीखने में। पता चलता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, नहीं सीख पा रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, और बच्चों के बारे में डाटा कलेक्ट करना कि बच्चा अपनी लर्निंग स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, तो ये हमें असेसमेंट के थ्रू ही पता चलता है। फॉर इवेल्युएटिंग ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी ये इवेल्युएशन के काम आता है। डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल, की हर एक इंडिविजुअल को असेसमेंट की वजह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये बच्चा इतना जान सकता है, इतना समझता है, या इतना कर सकता है, इतना इसका पोटेंशियल है। तो ये हमें असेसमेंट के थ्रू ही पता चलता है। फॉर सपोर्टिंग लर्निंग, लर्निंग को कैसे सपोर्ट करता है हम इसमें देखते हैं। मॉनिटरिंग लर्निंग, डायग्नोजिंग लर्निंग, फॉर्मिंग लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। अब मॉनिटरिंग लर्निंग में क्या होता है, हम असेसमेंट के थ्रू देखते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या बच्चा उसको पढ़ रहा है। हम मॉनिटर करते हैं किसकी वजह से, जब हम बच्चे को क्वेश्चन पुट करेंगे ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, अभी तो चलो ऑनलाइन मेथड है, अगर मैं आपके साथ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होता, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती, तो इस वजह से मैं क्या है, मुझे पता लग रहा है कि आप कितना समझ पा रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, कि आप समझ पा रहे हो उसको कि नहीं। तो ये हमें असेसमेंट के थ्रू ही पता चलता है। अगर टीचर क्वेश्चन पुट ही नहीं करेगा, कुछ उससे पूछेगा ही नहीं, सो हाउ कैन ही रिकॉग्नाइज कि उसका बच्चा पढ़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है असेसमेंट की वजह से मॉनिटर कर सकते हैं उसकी लर्निंग को। डायग्नोजिंग लर्निंग, डायग्नोज तभी आप कर पाओगे जब आप बच्चे को असेस करोगे, जब आप बच्चे से क्वेश्चन पुट करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे को कहाँ समस्या आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है। फिर आप जो है रेमेडियल प्रोवाइड करोगे आफ्टर डायग्नोजिंग हिज लर्निंग। फिर आता है फॉर्मिंग लर्निंग। फॉर्मिंग लर्निंग होता है कि जो बच्चे को समझ नहीं आया है उसके लिए आपने जो है स्टेप्स लेने हैं। ऐसा तो देखो सब कुछ टीचर को पता है, कि पता लग जाता है कि बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है उसके लिए आपने अप्रोप्रिएट स्टेप्स भी लेने हैं, सो दैट कि आपकी टीचिंग लर्निंग जो स्टाइल है वो स्ट्रेंथन हो सके, वो इम्प्रूव हो सके। तो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है आपके फॉर्मिंग लर्निंग का। तो ये सारा काम किसका है, किसकी वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। आपकी मॉनिटरिंग लर्निंग, डायग्नोजिंग लर्निंग, आपकी रेमेडियल जो लर्निंग है या फॉर्मिंग लर्निंग है, दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द असेसमेंट। ये सब कुछ असेसमेंट की वजह से ही पॉसिबल है। जब तक एक टीचर अपने बच्चे को असेस नहीं करेगा तब तक टीचर भी नहीं जान पाएगा कि उसका बच्चा क्या जानता है, कितना समझता है, और क्या वो जानने की क्षमता रखता है, क्या उसके अंदर पोटेंशियल है। सो इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ असेसमेंट। ये देखो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, इसकी वजह से लर्निंग आपकी स्ट्रेंथन होती है, टीचिंग फैसिलिटेट होती है। टीचर को पता लग जाता है कि मेरा ये जो टीचिंग स्टाइल है वो अच्छा नहीं बैठ पा रहा है, बच्चे इसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करता है, सो दैट कि टीचिंग लर्निंग जो स्टाइल है वो अच्छी चल सके। तो इससे टीचिंग स्टाइल भी फैसिलिटेट होती है, लर्निंग फैसिलिटेट होती है, जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होती है, मोटिवेशन का काम करती है टीचर एज वेल एज फॉर लर्नर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पर्पज से, तो वेरी फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट असेसमेंट। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। प्लेसमेंट असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना। फिर आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फिर आता है सम्मेटिव असेसमेंट। बात करेंगे, वेरी फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट असेसमेंट। समझते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है। इसको जो है हम हिंदी में कह सकते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण हम कह सकते हैं। अब होता क्या है प्लेसमेंट असेसमेंट, कि जब हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं
टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले जब हम बच्चे की रिक्वायर्ड नॉलेज को जानते हैं, बच्चे को असेस करते हैं कि बच्चा कितना जानता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। सपोज दैट मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, मैथ्स का कोई टॉपिक है, मैंने 5th क्लास के बच्चों को जो है 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करवाने हैं। सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन के मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ 3 डिजिट वाले, तो 5th क्लास के बच्चों को करवा रही हूँ। तो जब मैं ये टॉपिक करवाने जा रही हूँ, तो इस टॉपिक को करवाने से पहले मैं ये जानूंगी कि मेरे बच्चे जो है 2 डिजिट वाले क्वेश्चन क्या सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनको सिंगल डिजिट 5 गुना 3 ये करना आता है कि नहीं आता है, कि डायरेक्ट में जो है 3 ये जो है डायरेक्ट में इतना करने को दे दूं उनको। तो ये जानने के लिए, ये जो नॉलेज है ये जानने के लिए जब हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, बच्चों की समझ को जानते हैं कि बच्चा इस टॉपिक के रिगार्डिंग कितना जानता है, कितनी उसकी सफिशिएंट नॉलेज है, ये असेसमेंट कहलाती है आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट। मतलब जब आप पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हो बच्चों के बारे में, मतलब जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हो उस टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ाने से पहले बच्चों को असेस करते हो कि बच्चा उस टॉपिक के रिगार्डिंग कितना जानता है, वो कहलाता है आपका प्लेसमेंट असेसमेंट। इसकी वजह से आप बच्चे को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम जो है प्लेसमेंट असेसमेंट को कहते हैं कि दिस इज यूज टू प्लेस स्टूडेंट्स इनटू अ कोर्स लेवल और एकेडमिक प्रोग्राम, कि कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो प्लेसमेंट असेसमेंट की वजह से। क्योंकि जब आप देखो 3 डिजिट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए अगर आपने पहले ही असेस कर लिया तो आपको पता है कि मेरे 10 बच्चे जो है इतने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। फिर 10 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे 2 डिजिट वाले सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 20 बच्चे ही ऐसे हैं क्लासरूम में जो 3 डिजिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कुछ हद तक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है बच्चों को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लेसमेंट कर सकते हैं, बच्चे को कोर्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेवल दे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसके बाद अपनी टीचिंग जो स्ट्रेटेजी है, आप जो इंस्ट्रक्शन होगी आपकी, उसी के अकॉर्डिंग, बच्चों की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करोगे। तो ये है, इतना इंपॉर्टेंट रहता है आपके प्लेसमेंट असेसमेंट। बीइंग अ टीचर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने की, बच्चे की रिक्वायर्ड नॉलेज कितनी है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, ये हम सभी की ड्यूटी है बीइंग अ टीचर। तो हमने भी सबसे पहले जब अपनी टीचिंग करवानी है तो हम सबसे पहले करेंगे प्लेसमेंट असेसमेंट, जानेंगे कि बच्चा क्या जानता है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कितना जानता है। हो सकता है वो जाने ही ना, तब भी आप जो है किस तरह से जो है अपनी इंस्ट्रक्शन शुरू करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्लेसमेंट असेसमेंट। फिर आता है टू डिटरमाइन प्री रिक्विसाइट स्किल्स, डिग्री ऑफ द मास्टरी ऑफ द कोर्स। ये जो है हमें बच्चे की प्री रिक्विसाइट स्किल्स के बारे में जानने में हेल्प करता है कि बच्चा कितना जानता है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता लगाता है बच्चा कितना जानता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये आता है पीके टेस्टिंग, कि जब आप प्रीवियस जो नॉलेज टेस्ट करते हो बच्चे की, वो है आपके प्लेसमेंट असेसमेंट का एग्जाम्पल। एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करते हो कि कितनी एबिलिटी है बच्चे के उस टॉपिक को समझने की, उस नॉलेज को एक्वायर करने की कितनी एबिलिटी है। प्री टेस्ट ऑन कोर्स ऑब्जेक्टिव, की जब भी आप कोई टेस्ट कोई कोर्स करवा रहे हो तो उस कोर्स के बारे में बच्चा पहले से कितना अवेयर है, कितना जानता है। तो ये आता है सब कुछ आपके प्लेसमेंट असेसमेंट में। फीचर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, बच्चे को प्लेसमेंट करता है, बच्चे को जो है कैटेगरी में डिवाइड करता है। जस्ट बिफोर द कोर्स बिगिन, की ये शुरू कब की जाती है प्लेसमेंट असेसमेंट आपके, कोई भी कोर्स जब आप शुरू करने वाले, कोई भी टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उससे पहले जो असेसमेंट किया जाता है वो कहलाता है आपका प्लेसमेंट असेसमेंट। जस्ट बिफोर वी स्टार्ट द कोर्स एंड डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो ये था आपका प्लेसमेंट असेसमेंट। अब बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, हिंदी में इसको निर्माणात्मक आकलन एंड रचनात्मक आकलन कहते हैं। ये होता है कि जब आप असेस कर रहे हो बच्चों को ऑन द स्पॉट, कि जब आप ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आप जो है पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते आपने बच्चों को असेस करना है कि बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या बच्चा उसको समझ पा रहा है। जब आप इस तरह से टेस्ट लेते हो पढ़ाते पढ़ाते, वो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस।
कहने का मतलब है आपके जब आप पढ़ा रहे हो, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, तो पढ़ाते समय ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आप बच्चों को असेस करते हो कि बच्चा समझ भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है। मैं अगर पढ़ा रही हूँ इस समय, अगर मैंने पूछ लिया आपको कि इससे पहले वाला ही मैं पूछ लूँगी आपको कि मैंने अभी प्लेसमेंट असेसमेंट पढ़ा, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो ये क्या है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में आपसे असेस कर रही हूँ, आपका ज्ञान जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन की ऑन द स्पॉट जब बच्चा सीखता है। फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। कैसे करते हो आप? क्वेश्चन एंड आंसर पुट कर सकते हो, ऑब्जर्व करके बच्चों को जान सकते हैं कि बच्चा क्या समझ रहा है। सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, एग्जिट स्लिप एंड एग्जिट टिकट्स, फीडबैक ऑन स्टूडेंट वर्क, कि अगर आपको जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी दौरान मैंने आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया, अगर आपको नहीं आया तो मैं क्या हूँ, तुरंत आपको फीडबैक दे रही हूँ आपकी लर्निंग, सो दैट कि आपकी लर्निंग इंप्रूव हो सके। जो तुरंत फीडबैक आप दे रहे हो, तो ये भी आता है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फीडबैक देने का काम है फॉर्मेटिव असेसमेंट में किया जाता है या समेटिव असेसमेंट में, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आपको तुरंत जो है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ना आता है उसी समय आपको फीडबैक देने का काम करती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम पर्पज से। इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की वजह से ही जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो चेंज होती है डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस में, क्योंकि आपको जो है अप्रोप्रिएट फीडबैक दी जाती है। इस फीडबैक की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम है आपको जो है अप्रोप्रिएट फीडबैक देना, लेकिन दूसरी ओर जो दूसरा असेसमेंट होता है उसमें आपको जो है ग्रेड प्रोवाइड की जाती है। इसका काम ग्रेड प्रोवाइड नहीं करना होता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द teaching learning process. It is directed toward promoting learning, so it is therefore the part of teaching. No grade is given, only feedback. ये इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ये पता होना चाहिए कि इस तरह की असेसमेंट में आपको कोई ग्रेड नहीं दी जाती है, कोई आपको पास या फेल नहीं करेगा। अगर आपने देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपने जो है पढ़ाते पढ़ाते अगर टीचर से आप कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हो, तो टीचर आपको वहाँ पे ये घोषित नहीं करेगा कि आप पास हो गए, फेल है, आपको इतने मार्क्स मिल गए जी, आपने मुझसे क्वेश्चन क्यों पुट किया। तो ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम होता है आपको फीडबैक देना, ना कि आपको पास या फेल करवाना, ना कि आपको ग्रेड प्रोवाइड करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें आपकी लर्निंग को सुधारा जाता है बाय गिविंग द फीडबैक। नेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट है वही देखेंगे कि ये फोकस करती है आपकी लर्निंग प्रोसेस पे, कि आप कैसे सीख रहे हो, किस तरह से हम आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे। तो ये काम है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। अब बात करते हैं, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में है इसको कहा जाता है, एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि आप जो है पढ़ाते पढ़ाते ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आप फीडबैक देते हो और लर्निंग स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए हम इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। अगर हम बात करें कोर एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो आइडेंटिफाई द गैप। आप गैप देखते हो कि बच्चा कहाँ जो है बच्चे को परेशानी आ रही है, आइडेंटिफाई करते हो, उसको पहचानते हो कि अच्छा इस फील्ड में बच्चे को जो है परेशानी आ रही है। सपोज दैट कि बच्चा जो है 2 डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आपने क्या है गैप देख लिया कि अच्छा बच्चा यहाँ पे परेशानी आ रही है। उसके बाद क्या करोगे, आप फीडबैक दोगे बच्चों को। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी कि बच्चा उसको जब प्रॉपर बच्चे को फीडबैक मिल रही है तो बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। जब उसको इंडिविजुअल अटेंशन दी जा रही है, फीडबैक दी जा रही है, तो स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगा और अपनी लर्निंग को एक प्रोग्रेशन की ओर ले जाएगा, अपनी लर्निंग को सुधारेगा। ऑफकोर्स सुधारेगा जब उसको फीडबैक मिल रही है, इंडिविजुअल अटेंशन मिल रही है। तो कहने का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट आपकी लर्निंग को सुधारती है, लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करती है आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट समेटिव असेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, आपको जैसे उसमें होता था फीडबैक दी जाती थी, समेटिव असेसमेंट में आपको जज किया जाता है, आपको ग्रेड दी जाती है, आपको प्रमोशन किया जाता है आपका बाय द हेल्प ऑफ टेस्टिंग। अब मैंने आपको जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया तो वो तो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि मैंने आपको पूरा कोर्स करवा दिया, पूरा टॉपिक करवा दिया, अब टॉपिक के बाद मैंने आपको जानना है कि आपने कितना समझा।
ये आता है समेटिव असेसमेंट में। एट द एंड आपने बच्चों का टेस्ट लेना है, बच्चों को मार्क्स प्रोवाइड करने हैं। ये काम, सारा काम होता है आपके समेटिव असेसमेंट का, समकालनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन का। इट मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू मेंटेन और इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये भी क्या है, हेल्पफुल होता है बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। दीज आर द समरी असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड एंड ईयर ऑफ द मार्क्स। कि हम कोर्स के एंड में जिस तरीके से बच्चे को असेस करते हैं वो कहलाता है आपका समेटिव असेसमेंट। इसका जो काम होता है आपका एट द एंड ग्रेड प्रोवाइड करना, इसका काम है आपको मार्क्स प्रोवाइड करना। अब है काम कि कल मैं आपका टेस्ट लूंगी और वो जो टेस्ट है उसके आपको मार्क्स भी लगेंगे। तो ये जो मार्क्स है, ये तरीका जो है टेस्ट लेने का, ये कहलाता है आपका समेटिव असेसमेंट। एट द एंड ऑफ द सेशन या आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिस तरह से आप बच्चे को असेस करते हो उस असेसमेंट को बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट। इसका जो काम है, मेन काम है, यूज फॉर प्रमोशन का काम होता है, ग्रेडिंग का काम होता है, सर्टिफिकेशन फॉर एडमिशन टू हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। आपको जो है सर्टिफाई जब किया जाता है कि आप पास हुए या फेल हुए, वो एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, तो ये काम होता है आपके समेटिव असेसमेंट का। अ हाई स्टेक टाइप्स ऑफ असेसमेंट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग फाइनल जजमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है कि इस टॉपिक के बारे में आपको इतना आता है, 10 में से आपको जो है 5% आता है, मतलब 5 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो कहने का मतलब है आपको इतना आता है, प्रॉपर आपको जजमेंट दी जा रही है। समेटिव असेसमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पेन पेपर टेस्ट कंडक्टेड बाय द स्कूल। ये जो समेटिव असेसमेंट होता है आपका, इसमें जो है असेस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पेन पेपर टेस्ट। और मेन इंपॉर्टेंट लाइन, it take place after the learning has been completed and provides information and feedback that sum up the teaching and learning process। कहने का मतलब है आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको जिस मेथड से या जिस असेसमेंट से आपको इवैल्यूएशन किया जा रहा है, जिस मेथड से आपको आपकी लर्निंग को चेक किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। हो सकता है आपके एमसीक्यूज के थ्रू आपको चेक करे, ठीक है, जैसे टूल्स ऑफ समेटिव असेसमेंट है, आपको जो है एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपको चेक किया जा रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको असेस किया जा रहा है कि आपको कितना समझ आया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको जज किया जा रहा है कि आपको कितना आया। तो ये सारे एग्जांपल है, ये सारे मेथड्स है आपके समेटिव असेसमेंट को चेक करने के। तो देखो ये क्या है, वो जो हमने पहले किया था फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो फोकस करती है आपकी लर्निंग स्टाइल पे कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी है, लेकिन ये फोकस करता है आपके प्रोडक्ट पे कि आपने जो सीखा है वो कितना आपने सीखा है, वो प्रोडक्ट पे ये फोकस करता है। अवार्ड देता है, इसका जो काम है अब आपको अवार्ड या ग्रेड प्रोवाइड करने का इसका काम होता है। आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिया जाता है, इसकी वजह से आप जो है मॉनिटर कर सकते हो पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को। अब बात करते हैं, अब देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट के बीच थोड़ा सा डिफरेंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है आपका, डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है। समेटिव असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएटिव इन नेचर है। इसमें देखा डायग्नोस्टिक नेचर इसलिए है क्योंकि इसमें देखा जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन समेटिव में तो हम यही देखते हैं कि हमने बच्चे को ग्रेड देनी है, मार्क्स देनी है कि अच्छा बच्चे ने इतना सीख लिया है तो इसके इतने मार्क्स लगेंगे, तो ये समेटिव असेसमेंट में आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, वेयर एज समेटिव असेसमेंट होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग कि जो आपने सीखा है उसका आकलन करना है। इसका काम होता है प्रोवाइडिंग फीडबैक देना, इसका काम होता है प्रमोशन का या ग्रेड प्रोवाइड करना। फिर आता है फ्रीक्वेंटली, आप जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट को मंथली, फ्रीक्वेंटली, डेली, कभी भी आप जो है दिन में 10 बार 20 बार कभी भी बच्चे को असेस कर सकते हो। ये क्या होता है आपका एंड टर्म एग्जाम हम कह सकते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द टॉपिक या एट द एंड ऑफ द सेशन आपसे करवाया जाता है। लो वेटेज टू ग्रेड को वेटेज नहीं दी जाती है क्योंकि इसमें फीडबैक देने का काम होता है और इसमें हाई वेटेज होती है आपके ग्रेड प्रोवाइड करने की। अगर हम बात करें क्विज, गेम, प्रोजेक्ट, ग्रुप एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन, ये एग्जाम्पल है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के। समेटिव असेसमेंट के टेस्ट, फाइनल टेस्ट, रिपोर्ट, पेपर, एंड ऑफ क्लास प्रोजेक्ट, ये एग्जाम्पल है आपके
समेटिव असेसमेंट के, टेक प्लेस ड्यूरिंग कोर्स, कि ये कोर्स के दौरान या फिर जब इंस्ट्रक्शन हो रही है, इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो तो उस समय दी जाती है, और कोर्स के एंड में जिस तरीके से आपको असेसमेंट किया जाता है वो है सबमिटिव असेसमेंट। ये फोकस करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, और ये फोकस करती है आपके प्रोडक्ट पर। इससे पता चलता है बच्चे की लर्निंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, कि बच्चा कितना जानता है, और ये इसका काम है कि बच्चे ने कितना जाना, कितना समझा, उसको प्रमोशन करने का काम होता है आपके सबमिटिव असेसमेंट का। पर्पस इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, इसका जो मेन काम है वो बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करना होता है, उनको अप्रोप्रिएट फीडबैक देना इसका काम होता है। लेकिन इसका जो पर्पस होता है वो बच्चे को चेक करना होता है कि बच्चे ने पूरे जब उसने इंस्ट्रक्शन दी थी उसने कितना सीखा है, कितना जाना है, तो उसको ग्रेड प्रोवाइड करना, मार्क्स देना काम होता है आपके सबमिटिव असेसमेंट का। अच्छा, इसमें एक और रहता है आपके डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब इसको समझते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है कि जिसमें हम बच्चे को जानते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस क्षेत्र में, किस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब होता है कि आपने बच्चे की करंट नॉलेज को चेक करना है, फिर क्लैरिफाई करना है कि बच्चा कहाँ पे जो है बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा कहाँ पे जो है नहीं समझ पा रहा है, तो उसको आपने पता लगाना है। जब हमें पता लग जाएगा कि बच्चे को जो है इस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तभी जाके तो हम उसको प्रॉपर रेमेडियल दे पाएंगे ना, तभी जाके हम उसका उपचार कर पाएंगे। जिस तरह से देखो, एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोज करता है, पूछता है, जो पेशेंट होता है उससे पूछता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, पूरा डाटा लेता है। उसी तरीके से डायग्नोस्टिक असेसमेंट में भी क्या होता है, हम पूरा बच्चे का देखते हैं कि कहाँ बच्चे को समस्या आ रही है। जब बच्चे का पता चलेगा कि बच्चे को इस फील्ड में समस्या आ रही है, तभी तो हम प्रॉपर रेमेडियल दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि रेमेडियल देने के लिए कौन सी असेसमेंट ज़रूरी है। तो रेमेडियल देने के लिए ज़रूरी है आपके डायग्नोस्टिक असेसमेंट, क्योंकि डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हमें पता चलता है कि बच्चे की गैप के बारे में पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ समझ नहीं आ रहा है बच्चे को। तो उस प्रॉब्लम का समाधान कौन करता है, आपके रेमेडियल जो टीचिंग है, रेमेडियल असेसमेंट। तो ज़रूरी है समझना, रेमेडियल उपचार देने से पहले बच्चे को डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जिसमें हमने देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो अगर हम रिकैप्चुलेट करें आज के टॉपिक को, तो हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ असेसमेंट, फिर नेचर ऑफ असेसमेंट की हमने बात की, फिर हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात की। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।